वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं ब्रो। मूवी की शुरुआत में हमें मार्क को दिखाया जाता है जो कि हर रोज अलार्म बजने से पहले उठ जाता है। मार्क असल में एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। और बाकी बात करें उसके परिवार की तो मार्क के अलावा उसकी दो बहनें रहती हैं, जिनमें से छोटी का नाम है गायत्री और बड़ी का नाम वीणा है। साथ ही मार्क का भाई अरुण अमेरिका में जॉब करता है। सभी भाई बहनों में मार्क सबसे बड़ा है, जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा के रखी हुई है। क्योंकि मार्क जब छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। तब से ही मार्क पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। इसी बीच हमें ये भी जानने को मिलता है कि मार्क गायत्री को पसंद नहीं करता, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था उसी वक्त मार्क के पिता की जान चली गई थी। और मार्क वैसे हमेशा जल्दी में रहता है, वो एक पल भी इधर उधर फालतू वेस्ट नहीं करता, हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। अब अपनी कंपनी की एक फैक्ट्री को विजिट करने के लिए मार्क को विजैक जाना होता है, इसलिए वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलता है। इसी दौरान उसे आती है रम्या की कॉल, जो कि असल में मार्क की गर्लफ्रेंड है। रम्या मार्क को 1 घंटे का समय मांगती है, तो मार्क उसे 45 मिनट देकर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे एयरपोर्ट पहुंचने में उतना टाइम तो लगने ही वाला है। फिर रम्या मार्क को वहीं मिल जाती है, जिसको लेकर उनकी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान रम्या मार्क से सवाल करती है कि आखिर तुम मुझसे कब शादी करोगे। मार्क कहता है कि मुझे पहले अपने भाई और दोनों बहनों की शादी करनी है, उसके बाद देखेंगे। तो कम से कम इसमें 3 साल तो लगेंगे ही, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा। अब ये बात सुनकर रम्या गुस्सा हो जाती है, लेकिन मार्क उसे मना लेता है। इसी बीच मार्क को उसके छोटे भाई अरुण का फोन आता है, जो मार्क से पूछता है मुझे कंपनी में अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है, तो क्या मैं उसे ज्वाइन कर लूं। लेकिन मार्क उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि मार्क का मानना है कि हमें अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहिए। अरुण मार्क ये बात मान जाता है। तब तक एयरपोर्ट भी आखिर आ ही जाता है। फिर यहाँ से फ्लाइट लेकर मार्क विजैक की फैक्ट्री में विजिट करता है। असल में मार्क का अगले दिन बर्थडे है, तो वो फैक्ट्री का काम धाम देखने के बाद तुरंत हैदराबाद वापस जाना चाहता है, पर उसका जूनियर रिटर्न की टिकट करना भूल गया था। उसकी इसी गलती के लिए मार्क उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। फिर वो विजैक से हैदराबाद के लिए बाय रोड निकलता है। इस दौरान ड्राइवर मार्क से पूछकर एक शॉर्टकट रास्ता लेता है। साथ ही वो मार्क को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है, क्योंकि शायद रास्ता खतरनाक है, मगर वो ड्राइवर की बात नहीं मानता। इसी बीच मार्क को उसके भाई अरुण का वीडियो कॉल आता है, जो कि रम्या समेत पूरे परिवार को कॉन्फ्रेंस पे लेके रखा हुआ है। वो सभी मार्क के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी मार्क अपनी माँ से बताता है कि मैं कंपनी का जीएम बनने वाला हूँ, इसलिए मेरी सैलरी बढ़ जाएगी और मैं दोनों बहनें और अरुण की शादी करने के बाद रम्या से भी जल्दी शादी कर लूंगा। अब इस बात को सुनकर रम्या समेत सभी काफी खुश हो जाते हैं, पर इसी दौरान अचानक से मार्क की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर तो सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अगले सीन में मार्क की आंख एक अंधेरी जगह पर खुलती है, जहाँ वो अपने सामने एक आदमी को देखता है, जो कि मार्क से बताता है उस एक्सीडेंट में तुम्हारी जान जा चुकी है। इस बात को सुनकर मार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मार्क उस आदमी से पूछता है कि क्या आप भगवान या यमराज हो। वो मार्क से कहता है कि मैं हूँ समय, यानी कि टाइम, जो कि तुम्हारा धरती पर खत्म हो चुका है। अब ये सुनकर मार्क टाइम से कहता है कि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, फिर भी वो बच गया। अच्छा, उसने सीट बेल्ट पहनी थी और मैंने नहीं पहनी थी। अगर मैं सही समय पर देख लेता तो शायद नहीं मरता। ये सुनकर टाइम मार्क को 2 मौके देता है ताकि वो मौत से बच सके, जिसमें से पहले वो सही समय पर बाहर कूद तो जाता है, पर ठीक उसी समय एक लॉरी मार्क को टक्कर मार देती है। तो वहीं दूसरे मौके में वो लॉरी से बच जाता है, पर गलती से वो लोहे की सरियों के ऊपर गिर जाता है। मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मौत पक्की है। अब ये देखकर मार्क टाइम से बोलता है कि आखिर मेरी माँ, बहन, भाई और गर्लफ्रेंड मेरे बिना कैसे रहेंगे। अभी तो मुझे पता भी नहीं कितना कुछ करना है। मैं जीएम बनने वाला था, सब कुछ अगर सेटल हो जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। टाइम उससे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद 2-4 दिनों तक सब रोएंगे, फिर जैसे 13 दिन बीतेंगे उसके बाद सभी अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तुम्हारी फोटोज को लोग मोबाइल से हटाकर 1 साल के अंदर अपनी जिंदगी जीने लग जाएंगे। बाकी बात की जाए रम्या की, तो उसकी शादी तो किसी और से होनी लिखी है, इसलिए तुम उसकी चिंता ना करो। मार्क कहता है कि मेरी उम्र सिर्फ 30 साल थी और पृथ्वी पर लोग लगभग 60 साल तक जीते हैं, कम से कम मुझे आप 20 साल तो और जीने दीजिए। पर टाइम नहीं मानता। 20 के बाद मार्क 15 और 7 साल मांगता है। ये सुनकर टाइम उसे 90 दिन का समय देता है, जिस दौरान उसे अपना सारा काम खत्म करना होगा और साथ ही उसे इस पुराने समय के साथ रहना होगा, ताकि उसको 90 दिन वाली बात याद रहे और वो जल्दी अपने सारे काम और जिम्मेदारी निपटा सके। टाइम की ये शर्त मार्क मान ही जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में अचानक से मार्क की बॉडी में जान आ जाती है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं कि ये अचानक कैसे हुआ। वो तुरंत अपनी माँ को फोन करके बताता है कि माँ, मैं जिंदा हूँ। फिर वो गाड़ी में बैठकर हैदराबाद के लिए निकलता है, जिस दौरान उसके साथ टाइम भी होता है। टाइम मार्क से कहता है कि तुम सभी से मेरे बारे में ये कहना कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, और साथ ही मार्क ने टाइम को टाइटन नाम दिया होता है। बाकी ये लोग एक जगह चाय पीने के लिए रुकते हैं, जिस दौरान मार्क एक एम्बुलेंस को वहां से गुजरते हुए देखता है, जो कि किसी मरे हुए की बॉडी लेके जा रही है। टाइटन बताता है कि वो एम्बुलेंस जिसे लेके जा रही है उसे हार्ट अटैक हुआ था। अब मार्क पूछता है
है क्या कोई इंसान अमर नहीं हो सकता क्या? टाइटन जवाब देता है कि अगर तुमने जिंदगी जी है तो तुम्हें मरना भी पड़ेगा। बाकी जैसे तुम किसी रिश्तेदार के घर में मेहमान बनकर जाते हो तो उसका बेड, बाथरूम वगैरह सब इस्तेमाल करते हो, पर क्या जाते वक्त तुम वो चीजें लेकर जाते हो? नहीं ना। उसी तरह इस पृथ्वी पर तुम इंसान मेहमान की तरह हो जिसे सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है। फिर भी लोगों में गुस्सा, घमंड और जलन जैसी भावना पता नहीं कहां से आ जाती है। अमर होने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम जन्म ही ना लो। अगर पुराने लोग मरेंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे? कुदरत का यही तरीका है पृथ्वी को बैलेंस रखने का। इसलिए हमें जिंदगी में बेफिक्र होना चाहिए। मौत से डरोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप मार्क की जगह होते तो दूसरा मौका मिलने पर आप आखिर करते क्या? अपने इंटरेस्टिंग जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, उन्हें पढ़ने में मजा जो आता है। जल्दी मार्क अपने घर पहुंच जाता है जहां उसको सही सलामत देखकर उसकी माँ और बहनें काफी खुश होती हैं, जिन्हें वो गले लगा लेता है। साथ ही वो सभी से टाइटन को मिलवाता है। मार्क कहता है कि टाइटन ने ही मेरी जान बचाई और वो कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगा। इसके बाद सभी मिलकर मार्क का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें रम्या भी होती है। वो भी मार्क को ठीक ठाक देखकर काफी खुश है, पर मार्क को पता है कि वो सिर्फ 90 दिनों के बाद मरने वाला है। तो वो रम्या के फोन कॉल्स को रात से ही इग्नोर करना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन वो टाइटन के साथ अपने ऑफिस जाता है, जहाँ मार्क को उम्मीद होती है कि कंपनी का एमडी उसे जीएम बना देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो मार्क के बजाय वेनु को नया जीएम बना देते हैं, जिस बात से मार्क एकदम बौखला जाता है। वो जाकर इस बात के लिए अपने एमडी को काफी सुनाता है। वो कहता है कि मैंने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया, फिर भी आपने किसी और को जीएम बना दिया। इतना कहकर वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। फिर मार्क टाइटन से कहता है कि मुझे ऐसी जगह लेके चलो जहाँ दूर दूर तक कोई भी ना हो। ये सुनते ही टाइटन चुटकी बजाकर उसे समुद्र के बीचों बीच पहुंचा देता है, जहाँ ये लोग आराम से पानी के ऊपर चल पा रहे होते हैं। टाइटन मार्क को समझाता है कि तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। आज तुम जीएम नहीं बने तो अपनी किस्मत को कोस रहे हो, अगर बन जाते तो कहते ये सब मेरी किस्मत की वजह से हुआ, यही तो तुम्हारा भ्रम है। अब टाइटन जब उससे ये सब कह ही रहा होता है, तभी मार्क को उसकी बहन का फोन आता है, जो उसे बताती है माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। फिर डॉक्टर मार्क से कहते हैं कि तुम्हारी माँ को पार्किंसन डिजीज नाम की एक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है, इसलिए उन्हें 1-2 हफ्ते के अंदर अमेरिका भेजना होगा। फोन कट करने के बाद टाइटन उससे कहता है कि तुम्हारा घर, गाड़ी की ईएमआई, गायत्री के कॉलेज की फीस और अब माँ का इलाज, ये सब बिना नौकरी के कैसे चलेगा बताओ? तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, समझे? अपनी हालत देखकर मार्क को वापस जाकर एमडी से माफी मांगनी पड़ती है और वो दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर लेता है। फिर वो गम को भुलाने के लिए पब में जाता है, जहाँ काफी शराब पीता है। यहाँ मार्क की मुलाकात कृष्णा मूर्ति से होती है, जो कि मार्क के पिता के काफी अच्छे दोस्त थे। दरअसल मार्क के पिता ने अपनी पहली बेटी की शादी बचपन में ही कृष्णा मूर्ति के लड़के से फिक्स कर दी थी, इसलिए मार्क उनसे अगले दिन सगाई के लिए घर आने को कहता है। फिर वो काफी इंजॉय करता है कि मेरी बहन की चलो सगाई तो होने ही वाली है। इसी दौरान रम्या लगातार उसे फोन कर रही होती है। अब ये देखकर टाइटन रम्या से लोकेशन शेयर कर देता है और कुछ देर के बाद वो यहाँ आ ही जाती है। वो मार्क को नाचता हुआ देखकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसे सुबह से कॉल कर रही है और मार्क उसे इग्नोर किए जा रहा है। मार्क यहाँ उसे कोई सफाई देने के बजाय उससे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बस कुछ ही दिनों में मरने वाला है, इसलिए वो खुद को रम्या से दूर करना चाहता है। यहाँ तक कि उसने रम्या की सारी फोटोज को उसी के सामने डिलीट कर दिया होता है। ये देखकर बेचारी रम्या वहाँ से रोते रोते चली जाती है। इसके बाद मार्क टाइटन के साथ घर आता है, जहाँ वीणा उससे कहती है कि मैं विकी नाम के लड़के से प्यार करती हूँ भैया, और हम 5 साल से रिलेशन में हैं, इसलिए मैं कृष्णा मूर्ति के लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। ये बात को सुनकर मार्क को लगता है झटका और वो वीणा पर काफी चिल्लाता है कि तुम क्या कह रही हो। साथ ही वो उससे कहता है कि अब तुम्हें मुझ में और उस लड़के में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम अंदर जाओ या फिर बाहर जाओ। ये सुनकर वीणा अंदर चली जाती है। ये देखकर मार्क काफी खुश होता है कि बहन ने मेरी बात मान ली, लेकिन क्या वो अगले ही पल अपने सामान के साथ बाहर आती है। तभी वहाँ पर विकी आता है, जो कि वीणा से सामान वहीं छोड़ने को कहता है, और सारा सामान वहीं छोड़कर वीणा मार्क के सामने ही विकी के साथ निकल जाती है। ये देखकर मार्क को समझ नहीं आता कि आखिर उसने वीणा के लिए इतना कुछ किया, वो मार्क के बारे में बिना एक बार भी सोचे कैसे चली गई। अब मार्क का भाई अरुण आता है, जो मार्क से कहता है कि आपने मुझे नौकरी चेंज करने से रोका था, पर मुझे लॉयल रहने के बाद भी मेरी कंपनी से निकाल दिया गया और मैं यहाँ आ गया भैया। साथ ही अरुण अकेला नहीं होता, बल्कि वो अपने साथ एक लड़की को भी लाया होता है, जिसका नाम वो मार्क से महालक्ष्मी बताता है। दरअसल अरुण पिछले 2 साल से महालक्ष्मी के साथ अमेरिका में लिव इन में रह रहा था, जिस पर मार्क उससे कहता है कि आखिर तूने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। उसका जवाब वो देता है कि इसलिए नहीं बताया भैया, क्योंकि आप हमेशा अपने फैसले हम पर थोपते रहे हो, इसलिए वीणा भी आज घर से बाहर चली गई। अगर आप कहते हो तो मैं भी चला जाता हूँ। तो बताइए कहाँ आना है मैंने, अंदर या बाहर?
ये देखकर दुखी मन से मार्क उससे अंदर आने को कह देता है, पर वो काफी ज्यादा दुखी होता है। फिलहाल अगले दिन जब कृष्णमूर्ति अपने बेटे को लेकर वीणा से सगाई करने के लिए लाता है तो मार्क उसे वीणा के बारे में बताता है कि वो कल रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। इस बात को सुनकर कृष्णमूर्ति बोलता है कि अगर वीणा नहीं तो तुम अपनी दूसरी बहन गायत्री की शादी मेरे बेटे से कर दो। मार्क यहाँ थोड़ा झिझक रहा होता है, पर गायत्री इस शादी के लिए हाँ कर देती है। इससे मार्क काफी खुश होता है कि चलो यहाँ पर मेरी शर्म तो बची। वो ये बात टाइटन से बताता है। टाइटन कहता है कि जिस बहन को तुमने हमेशा अपने से दूर रखा वो तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए ये सब करने को तैयार है, समझे तुम। खैर इसके बाद मार्क ऑफिस मीटिंग में जाता है तो एमडी उसे थोड़ा लेट आने के लिए सभी के सामने उसकी बेइज्जती करता है, जिस बात से दुखी होकर मार्क टाइटन के साथ बार में जाकर काफी पीता है। साथ ही वो एमडी को गाली भी देता है कि मैंने मार्केटिंग में ऐसी क्या गलती कर दी, और इस बात को वहाँ मौजूद एमडी सुन लेता है। अगले दिन वो मार्क को बुलाकर इस बात के बारे में पूछता है, जिसके लिए मार्क उसे सॉरी कह देता है। लेकिन उसका वो आइडिया सच में अच्छा था, लेकिन मार्क की तो किस्मत ही खुल जाती है क्योंकि एमडी उसे काफी शाबाशी देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि मैं चेयरमैन की पोजीशन को संभालूं, जिस वजह से एमडी की पोजीशन खाली हो जाएगी, तो हमें अगले एमडी के रूप में मार्क तुम्हें चुनना है। इस बात को सुनते ही मार्क तो बहुत खुश होता है। कहाँ वो चाहता था कि मैं जीएम बन जाऊं, लेकिन कहाँ वो आज एमडी बन गया है। इस बात को वो अपनी माँ से बताता है, जिसको सुनकर वो काफी खुश होती है। लेकिन डॉक्टर ने उससे कहा होता है कि माँ को कोई भी ऐसी बात ना बोलिए जिससे उन्हें शौक लगे, इसलिए मार्क ना तो उन्हें वीणा के बारे में बताता है और ना ही महालक्ष्मी के बारे में। मगर हमेशा की तरह यहाँ भी मार्क को ही उल्टा शौक मिलता है। माँ घर आने के बाद उसे बताती है कि मुझे वीणा के साथ अरुण के बारे में भी सब कुछ पता है बेटा। साथ ही वो अरुण की पार्टनर का सही नाम मार्क से बता ही देती है, जो कि महालक्ष्मी नहीं। अब मार्क इस सब सदमे से उभर ही रहा होता है तो माँ उससे कहती है कि चलो वीणा के घर चलते हैं, जहाँ उसके साथ टाइटन भी जाता है। विकी के घर पहुंचकर मार्क देखता है कि उसका घर बहुत बड़ा है और वीणा वहाँ पर काफी खुश है। टाइटन उससे बताता है कि विकी के पिता इस एरिया के लीडर हैं और साथ ही वो मार्क से काफी अच्छी तरीके से बात करते हैं। जो सब कुछ देखकर मार्क वीणा और विकी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो एंड्रिया और अरुण के साथ वीणा और विकी की भी शादी करवा देता है। जिस दौरान मार्क को रम्या की शादी का पता चलता है, जिसका वीडियो रम्या ने ही उसे बनाकर भेजा है। उसको देखकर तो मार्क के आंसू आ जाते हैं, पर वो रम्या के लिए खुश भी होता है। अब एक दिन जब मार्क टाइटन के साथ एक जगह बैठा होता है तो वहाँ कृष्णमूर्ति के बेटे को देखता है, जिससे उसकी बहन गायत्री की शादी फिक्स हुई है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जो उस लड़के से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो लड़का उससे कहता है, क्या तुम एबॉर्शन नहीं करवा सकती क्या? ये सुनकर मार्क टाइटन से आज्ञा लेने के बाद कृष्णमूर्ति के बेटे को काफी ज्यादा मारता है। इसके बाद टाइटन मार्क को एक जगह पे लेके चलता है और कहता है कि इन लोगों को जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी जिंदगी का मकसद पता चलता है, लेकिन तुम्हें अभी पता चल गया है, तो अब जो भी काम करना सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं अब तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ ताकि तुम अपने विवेक से अपनी गलतियां सुधार पाओ। बाकी जब भी तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, वैसे भी अगर नहीं बुलाया तो 90 दिनों के बाद तो मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। ये कहकर टाइटन गायब होता है और मार्क तुरंत गायत्री से मिलने जाता है और शादी के सारे कार्ड्स जला देता है। ये देखकर उसकी बहन मार्क को गले लगा लेती है। अब मार्क ने उसका एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में करवा दिया होता है। साथ ही उसने एडवांस में फीस के पैसे भी दे दिए हैं, जो कि उसने गायत्री के अकाउंट में डाल दिए होते हैं, ताकि जो वो हमेशा से करना चाहती थी वो आराम से कर पाए। फिर मार्क उस एम्प्लॉय को परमिशन देने के साथ उसे वापस नौकरी पर रख लेता है, जिसे उसने सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने मार्क की टिकट नहीं करवाई थी। फिर वो रम्या की शादी में भी मस्त शामिल हो जाता है, जिसे खुश देखकर मार्क भी अंदर से खुश होता है। साथ ही वो अब अपना ज्यादातर समय परिवार के बीच निकालता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। और ऐसे करते करते सब कुछ सही चल रहा होता है। मार्क तो अब मरने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि सब कुछ एकदम सही हो गया। लेकिन ये सब मार्क ने नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ अपने आप ही हो गया था। टाइटन मार्क से कहता है कि जानते हो, अगर तुम उस दिन आज की तरह ही अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते तो भी ये सब कुछ होता। इस पर मार्क पूछता है कैसे? टाइटन उसे दिखाता है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर तुम्हारी मौत हो जाती तो सभी कुछ दिन रोते, फिर वहाँ अरुण आता और वो घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेता। उसने गायत्री का भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया होता। साथ ही उसने वीणा की विकी से शादी भी करवा दी होती। इसी बीच रम्या का भाई रम्या से कहता है कि तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? उसकी बात मानकर रम्या भी वो सारी फोटोज अपने फोन से डिलीट कर देती है जिसमें मार्क होता है। वो भी वहाँ से चली जाती है और फिर जल्द ही अरुण अपनी माँ को भी अपने साथ अमेरिका लेके जाता है, जो कि अभी भी अपने बेटे को नहीं भूल पाई होती है। इस तरह पूरा घर 90 दिन के पहले ही खत्म हो जाता। अब ये देखकर मार्क कहता है कि सच में वह कितना बेवकूफ था, लेकिन उसे अभी भी अपने दिल में कोई बोझ लग रहा होता है, जिसका वो टाइटन से कारण पूछता है। तो टाइटन उसे बताता है कि याद करो, कुछ साल पहले तुम जब अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ मदन नाम का एक और आदमी भी था, जिसके बारे में तुम जानते थे कि वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए तुमने उसे अपने दोस्त से फोन करवाया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर
सुनकर मदन अपने पिता को देखने चला गया और वो नौकरी तुम्हें मिल गई। मार्क ये सुनकर टाइटन से कहता है कि मैं मदन से माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर टाइटन मार्क की बात मदन से करवा ही देता है, जिससे अपनी गलती के लिए मार्क सॉरी कहता है। तो मदन उससे हंसते हुए कहता है कि भाई अगर उस दिन तुमने वो नहीं किया होता तो मैं आज विदेश में नौकरी ना कर रहा होता। यहाँ मेरा पैकेज उस नौकरी की सैलरी से कई गुना ज्यादा है। इस बात को सुनकर मार्क तो एकदम शौक ही रह जाता है। उसे ऐसे देखकर टाइटन कहता है कि जानते हो आज वो जहाँ पर है वो जगह मैंने तुम्हारे लिए चुनी थी, लेकिन तुमने अपना फालतू दिमाग लड़ाया और आज तुम यहाँ हो। इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए मदन के भाई वेणु को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, जिसे तुम्हारी जीएम की पोजीशन मिल गई, जिस तरह से तुमने उसके भाई की पोजीशन छीनी थी। हालांकि तुमने एक अच्छा काम भी किया, तुमने अपनी बॉडी डोनेट करके बहुत सा अच्छा काम किया है, लेकिन अपने सच्चे काम के बारे में बताने के लिए तुम नहीं रहोगे और इसे ही असली पुण्य कहा गया है। फिलहाल मार्क टाइटन के साथ जाने के लिए तैयार होता है। वो अपनी माँ के पैर छूने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद घर के सभी लोग देखते हैं कि मार्क सोते समय ही मर गया है, जिसकी मौत पर सभी काफी रोते हैं। इधर मार्क भी टाइटन के गले लगकर कुछ बातें कर रहा होता है, जैसे कि एक भक्त भगवान के गले में लगकर करता है। टाइटन मार्क से बताता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जा रहा हूँ। इस पर मार्क उससे पूछता है कि आखिर नर्क क्या है। टाइटन उससे हंसते हुए कहता है कि जहाँ से तुम आए हो ना बेटा वही नर्क है। लेकिन मार्क के सवाल खत्म नहीं होते। वो टाइटन के साथ आगे बढ़ते हुए पूछता है कि अगर इंसान की जिंदगी में वही होना है जो आपने लिखा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता वो कुछ भी ना करे और जो आपने लिखा है वही होने दे। इस पर टाइटन कहता है कि इंसान को कभी भी अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आज कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि गलत हो। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक बात सभी को याद रखनी चाहिए कि मौत बस एक पड़ाव है जिसे जिंदगी का अंत माना गया है। जो इस सच को जानकर मौत को एक्सेप्ट कर लेता है वो मौत से डरता नहीं बल्कि खुश होता है, क्योंकि कोई भी किसी के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। ये ऐसी यात्रा है जिसे हर आत्मा को अकेले ही तय करना है। इसी प्यारे मैसेज के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।